नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। कहाँ तो पाया जाता है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या झारखंड में? तो देखिए, सारंडा वन जो है बहुत ही विशाल वन है, बहुत ही विस्तृत वन है, बहुत ही बड़ा वन है। यह जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। सारंडा वन झारखंड में पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57, 32, 35 या कोई नहीं। तो अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में जो कृषि कार्य जो होता है उसके लिए भूमि जो है 57% आपको उपलब्ध है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 32% कितना है? ठीक है, तो भारत में जो वन होता है वो आपको 22% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कितना भाग पर पाया जाता है? 22% भाग पर वन पाया जाता है। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि भूपृष्ठ है, इसके ऊपर पतला परत होता है, ये पतला परत, उसको क्या कहते हैं? तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, मृदा कहते हैं, खनिज कहते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृदा के नाम से जाना जाता है। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका, माइका मतलब यहाँ पर होता है ढिबरी जिसको कहते हैं, या हम लोग उसे कहते हैं अभ्रक ना। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? अभ्रक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, साहेबगंज, झरिया या हंटरगंज? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, हजारीबाग। तो माइका युक्त मिट्टी जो है झारखंड के कोडरमा जिले में पाई जाती है, जो कि माइका के लिए, ढिबरा के लिए सबसे अधिक मशहूर है, इसलिए कोडरमा इसका मुख्य क्षेत्र आता है। कोडरमा राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं? तो देखिए, मिट्टी से संबंधित हम आपके यहाँ नोट्स भी देंगे और ट्रिक भी देंगे। तो ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है राजमहल ट्रैप में। यह प्रश्न बहुत बार आया है। तो काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दूध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई? जो ढालू स्थान होते हैं वहां पे, तो उसके लिए समोच्च रेखीय जुताई हम लोग करते हैं। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? धान या गेहूं जो होते हैं उसके द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अवशोषण करते हैं वो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं ये सभी पौधे। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? देखिए, यहाँ पर धान और गेहूं तो अवशोषण कर रहे हैं, यानी जो नाइट्रोजन पहले से है उसको वो ले रहे हैं, लेकिन दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का? ठीक है, तो दलहनी पौधे जो होते हैं जड़ों में वे अपना नाइट्रोजन जो होते हैं उसको पोषक करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। और यदि उसी मिट्टी में धान गेहूं कर ले जाए तो वे फिर से नाइट्रोजन का सोख लेते हैं और वहां से उर्वरक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक फसल बदल करके दलहन वाले पौधे जरूर लगाने चाहिए।
दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लेग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव नवीकरणीय या कोई नहीं। ठीक है, तो जल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन में आता है, नवीकरणीय है, क्योंकि इसकी पूरी समाप्ति नहीं होगी। इसकी समाप्ति के बाद जो है लाइफ भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी जितना है उसके भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जो है वो आपका जल से घिरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी। ठीक है, तो महासागर का जल जो होता है वो आपका होता है खारा जल होता है, और उसी को हम कहते हैं लवणीय जल होता है, उसी को हम कहते हैं नमकीन जल होता है। यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय है? 57%, 97%, 88% या 82%? कितना है आपका पृथ्वी पर महासागरीय लवणीय जल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%। 3% जल जो है मीठा जल है, बाकी सब खारा जल है। पृथ्वी को कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल या मीठा जल पीने योग्य जल है? तो यह जो आपका जल है वो आपका कितना प्रतिशत? 4%, 5%, 2% या 27%? कितना है आपको अलवणीय जल? अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो पीने योग्य है। तो इसका राइट आंसर है 2.7%। यही इसका आंसर है। बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन। वे वन जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें सदाहरित वन कहते हैं। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को किसी विशेष ऋतु के साथ पूरा गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ठीक है, क्या है इसको? पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं। ठीक है, तो जंगल में यदि आग लग जाता है पेड़ से पेड़ टकरा करके या पत्थर से पत्थर टकरा करके, तो ये आग को क्या नाम है? बड़वा नल, दावा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जंगल में जो आग लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं दावा नल। क्या है इसका? दावा नल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किस अधिनियम के तहत वन जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है? 1970, 1971, 1972 या 1975? तो 1972 ईस्वी वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है इसको बैन लगा दिया गया है। गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को कहते हैं इगोली। बहुत बार आया है। सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को कहते हैं इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इसकी खान जो है बहुत ही मशहूर है। देखिए अपन नोट्स बनाया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, जिसको इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड ये जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है वहाँ इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या मोती? तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान जो है वो आपका यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो हीरा के लिए है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण होता है? अभी हमने बताया था बॉक्साइट जो है मेरा अयस्क है वो, क्योंकि इससे निष्कर्षण होता है किसका? तो बॉक्साइट से जो होता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर देखिए आपका सी होगा। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर देखिए जैक स्पष्ट कर दिया है आपका टेक्स्ट बुक से प्रश्न होगा, और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज है। तो आप कभी भी यहाँ पर संकोच नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करेंगे और यहीं से 101% आपका प्रश्न भिड़ेगा, क्योंकि जैक से पूरी बातें क्लियर हो गई है। भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं? तो भारत में लौह अयस्क जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का कौन भाग है? तो गोवा है, नोवामुंडी है, जामदा है, किरीबुरू प्रमुख जो है खनन केंद्र है।
झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है कि झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है। तो देखिए लोहरदगा दिया हुआ है, पलामू दिया हुआ है, गढ़वा दिया हुआ है या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में अगर इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो आपका लोहरदगा जिला में होता है। ठीक है, अगला है झारखंड में अबरक उत्पादन में कौन प्रसिद्ध है? अग्रणी जिला। ठीक, आपको बता दें यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है अबरक उत्पादन के लिए झारखंड में, तो याद रखिएगा। कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है या आपका आंसर है पलामू। ठीक है, ऑप्शन है पलामू। तो क्या होगा, झारखंड में अबरक का उत्पादन कौन जिला अग्रणी है? तो देखिए कोडरमा जिला जो है अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। याद रखिएगा, कोडरमा का नाम बहुत फेमस नाम है और ये किससे जुड़ा हुआ है? माइका से जुड़ा हुआ है, अबरक से जुड़ा हुआ है, ढीबरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में? तो झारखंड में जो सोना की बात कही जाती है तो वो स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है। अगला है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज जो हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से वो किस प्रकार का संसाधन होगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ या कोई नहीं। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन तो वे हैं जो कि बहुत कम समय में दोबारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका एक बार समाप्त हो जाने के बाद निर्माण होने लाखों वर्ष लग जाते हैं, वो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खनिज जो होते हैं एक बार वहां से निकल जाता है तो इसका निर्माण होने लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं। अगला है, इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोई नहीं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, एक फार्मूला है कोपेको यानी कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस या प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। कोपेको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का मतलब है कि जिस ऊर्जा का हम परंपरा से यानी सदियों से करते आ रहे हैं उसी को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरा से चला आ रहा है, हमारा लाइफ टाइम, माँ, पिताजी, बाबा सब से ये परंपरा चली आ रही है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो इसमें कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या सभी है? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी जो है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए नोट्स बना हुआ है, कितना अच्छा नोट्स है, तो आप सभी अभी के अभी जुड़ करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और वहां से पढ़ लीजिएगा। उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा? उद्योग की जननी किससे कहा जाता है? तो उद्योग की जननी जो है आपको कोयला को कहा जाता है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार चट्टानों में पाया जाता है? 1001 बार आया हुआ भी है। आग्नेय में, अवसादी में, कायांतरित या कोई नहीं। ठीक है, तो कोयला जो होता है चट्टानों में पाया जाता है, वो किस प्रकार चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे उच्च किस्म का जो कोयला माना जाता है उसको हम लोग मानते हैं एंथ्रासाइट। किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि या किस्म का कोयला मानते हैं। झारखंड में कोयला उत्पादक देश है? झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जो ज्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है आपको झारखंड में। झारखंड में पहली बार कोयला उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला का जो उत्खनन है वो 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? अग्नेय सेल, अवसादी सेल, केंद्रित सेल या कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो यहाँ पर देखिए अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। सबसे अधिक खनिज जो होते हैं कोई भी वो अवसादी सेल में पाया जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को, पेट्रोलियम को, कोल गैस को या कोई नहीं। देखिए ये जेटेट में 2 बार आया है और अभी तक 1001 बार आया है काला सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आर्थिक महत्व के कारण काला सोना जो होता है वो आपको पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, आर्थिक महत्व के कारण। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है? असम का डिगबोई, बॉम्बे का हाई, गुजरात में खंपाड़कारी। ये बिल्कुल सही है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं, असम का डिगबोई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, बॉम्बे हाई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, गुजरात में खंभात ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा, विश्व में प्रथम तेल का कुआं, कुछ नोट्स है आप देख लेंगे। विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसवेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया है। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में। दोनों प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक बार जरूर देख लीजिएगा। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? देखिए ये आपको झारखंड से भी प्रश्न आता है, तो झारखंड से जो आता जाता मिल रहा है उसको दे रहे हैं। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नगर परियोजना, स्वर्ण करे या कोई नहीं? तो देखिए इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो आता है वो आपका आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए 1948 ईस्वी, 1948 ईस्वी में हुआ। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का, तो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है आपका ब्रिटेन में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में सरस्वती नदी, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में, या नागार्जुन सागर में आंध्र प्रदेश में? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है स्थापित किया गया है वो कर्नाटक में सरस्वती नदी पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? यानी जो परंपरा का स्रोत है, जो परंपरा सदियों से चला रहा है, उसको छोड़ करके भी यदि हम किसी ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करते हैं तो उसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर में, सौर तापक में, सोलर कुकर में या सभी में? तो इसका राइट आंसर देखिए सभी में हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश जो है वो आपको चीन को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा वो है आपका, यहाँ पर देखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है, परमाणु ऊर्जा में जुड़ी हुई धातु जिसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों कोई नहीं, तो यूरेनियम और थोरियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में, झारखंड में, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ना, यूरेनियम, वो राजस्थान में भी पाया जाता है और झारखंड में भी पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? 101 बारी प्रश्न आ गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली या कोई नहीं? तो जादूगोड़ा में जो होता है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार आपको पाया जाता है। ये प्रश्न आपको बता दें 1001 बार अभी तक आया हुआ है, इसको कमजोर समझना ही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार आपको जो है यहाँ पर रिपीट कर दे रहा है ना। अगला है यहाँ पर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, क्रायोलाइट के लिए, कोई नहीं? तो झारखंड में जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का जादूगोड़ा। तो ये जादूगोड़ा जो है ना, अब तक 1001 बार आपको पूछ दिया गया है, ये कम नहीं है, इसलिए जादूगोड़ा एकदम दिमाग में बना लीजिएगा कि आ रहा है आपके एग्जाम में। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपका पाया जाता है, देखिए केरल में सबसे ज़्यादा। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? थोरियम जो होता है वो बालू में पाया जाता है, तो किस प्रकार के बालू में? क्रायोनोजाइट बालू, थ्रायोनोजाइट बालू, मोनोजाइट बालू या कोई नहीं? तो क्रोमियम के लिए देखिए होता है, थोरियम के लिए मोनोजाइट बालू में यह पाया जाता है। कौन? थोरियम। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? रिटायरमेंट कितना साल का रखा गया है? ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है बंगाली में पूछा गया था, बंगाल में, किसमें? बंगाल टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में, दोनों टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो कितना है? 60 है, 62 है, 65 है या 70 है? तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति उम्र जो होती है वो आपकी होती है 65 वर्ष। कितना होता है आपका? 65 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय के का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124 या कोई नहीं? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद जो है 124 में जुड़ा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन होने के लिए। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं? ठीक है। देखिए अगर आपके पर किसी तरह का केस फौजदारी होता है तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाके केस करते हैं? तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने राज्य के राज्य न्यायालय में। ठीक है, अपने राज्य न्यायालय में यानी जो आपका जिला में है उसमें जाएंगे। अगर वहाँ नहीं होता है तब उस राज्य का एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो सबसे लास्ट बार जो अपील हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं? वो उच्चतम न्यायालय में करते हैं। ठीक है, तो ये देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है या अभिलेख न्यायालय, वो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर सही होगा। अगला है देख लीजिएगा, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27? देखिए आपको हम बता देते हैं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो देखिए बहुत सा जीके में आपको दिया हुआ है कि 24 गो है। कितना है? 24 गो। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये 24 नहीं, ये 25 हो गया है। ठीक है, ये 25 हो गया है। कौन सा हो गया है? तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको हम नोट्स बना दिए हैं क्योंकि आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, तो आपके लिए देखिए हमने नोट्स बना दिया है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, यानी 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी के अवसर पर जो है 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। यानी 24 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 24 थी, लेकिन 2019 में इसको कितना कर दिया है? 25। तो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत देश का जो सबसे पुराना यानी सबसे प्रथम बार जो न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? तो देखिए आपका पहला बार जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था और यह जो है आपका एमपी में पूछा गया है, एमपी टेट में, और यहाँ पर उड़ीसा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न ये भी आ रहा है आपका, तो सभी प्रश्न देखिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल की तरफ से दिलाया जाता है। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है? तो देखिए झारखंड जो है अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस समय उसके पहले जो है 23 गो उच्च न्यायालय थे। यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बना, तो कितना हुआ? तो 24वां उच्च न्यायालय है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 24वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा है स्थान पर? 24वां। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अभी तक जो है झारखंड के अंतर्गत आपका 5 बार पूछ दिया गया है जेएसएससी में। तो झारखंड का कौन सा है? 24वां स्थान है उच्च न्यायालय में ना। देखिए उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया है देखिए आपको 15 नवंबर 2000, यानी झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है झारखंड के अंतर्गत आपको बता देते हैं। अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में केवल ना। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय जो बना तो उसका कोई न्यायाधीश होगा, तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी,
बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं। तो देखिए इंदर सिंह अंधारी तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए और ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। तो बच्चे विनोद कुमार गुप्ता जी, तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आपकी किताब का है और ये जेटेट में पूछा गया था FIR। ठीक है, तो ये बहुत बार आपका जो है प्रश्न इस तरह का आ रहा है जो केवल टेक्स्ट बुक पर ही आप देखिएगा। तो टेक्स्ट बुक वाले सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो FIR का फुल फॉर्म देखिए होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवाना पड़ता है, यानी पहले सूचना देनी पड़ती है। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दीवानी कानून सिविल में शामिल है। दीवानी कानून जो है सिविल में शामिल है। दीवानी कानून में क्या होता है? जमीन की बिक्री संबंधी, वस्तुओं की खरीदारी या किराया तलाक संबंधी। ठीक है, तो या सभी। तो जमीन दीवानी कानून जो होता है वो जमीन से संबंधित होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। फौजदारी कानून में शामिल होता है, कौन होता है? फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना या हत्या, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, तो फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? फौजदारी कानून में आपका जो शामिल होता है उसमें चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या या सभी। तो ये सभी इसमें शामिल है फौजदारी में, जिसमें यहाँ पर हत्या से संबंधित मारपीट या जेल में बंद किया जाता है, वैसे को फौजदारी के अंतर्गत लाया जाता है, जिसमें आपको जेल में बंद किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ठीक है, चलिए तंत्र का अर्थ होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? तो देखिए सब प्रश्न जो है बार बार आपके आते रहते हैं और आने वाले सभी प्रश्न हैं। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आप कह लेंगे जनता का शासन होता है, राजा का शासन होता है, सेना का शासन होता है, या इसमें से सभी। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र भारत में क्या है? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र का मतलब हो क्या जाता है? तो लोकतंत्र का मतलब हो जाता है, इसमें अगर राइट आंसर होगा तो आपको जनता का शासन, क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि को हराती भी है। तो इसलिए यहाँ पर जनता एकमत होकर के चुनाव करती है, इसलिए यह जनता का शासन है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक जनता का शासन है। और देखिए ये जो आपका है ना यूपी टेट में आपका 3 बार आया हुआ है। ठीक है, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है आपका यूपी टेट के अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए होता यही है कि आपको किस और जाना है, जाना कहाँ है वैसे तैयारी करनी, नहीं तो बहुत से प्रश्न ऐसे भरे पड़े हुए हैं जहां आप देखते हैं तो किस और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि तैयारी करके निकालना है तो आपको यही सारे नोट्स देखना है, और दूसरे नोट्स तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, राजतंत्र शासन का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन या सेना का शासन। तो राजतंत्र शासन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि सभी राज्यों में राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र में राजतंत्र के शासन का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन या सेना का शासन। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही है राजतंत्र। राजतंत्र लिखा हुआ है, राज मतलब क्या हो जाता है? राज को जो राजा आता है उसको हम लोग कहते हैं राजा, यानी राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब लोगो माने जनता, जनता का शासन होता है। ठीक है, अगला है भारत में किस प्रकार चुनाव होता है? ठीक है, भारत में किस प्रकार चुनाव होता है यहाँ पर? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं भारत में जो होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता जो है यहाँ मतदान करती है, जिस समय कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है और उसको यहाँ पर मत डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष जो होता है, यानी व्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनाव होते हैं और हाथ खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर चयन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में वोटिंग सिस्टम है, मतदान डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि विवेक से वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है यहाँ पर भारत में चलता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चलिए नोट्स के लिए हो गया, तो नोट्स देखिए आप लोग खरीदने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है, और बाकी नोट्स से आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि सिर्फ आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां से आपको 101% सफलता मिलने जा रही है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो स्विट्जरलैंड भारत में जो होता है वो कौन सी चुनाव पद्धति है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसको भी उम्मीदवार रहते हैं वो सामने खड़े होते हैं और जनता नीचे जो प्रजा होती है वो हाथ खड़ा करके उनका चुनाव करते हैं। जिसके तरफ वोटिंग हाथ ज़्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाव को जीतते हैं। तो जो सामने अगर चुनाव का वोटिंग होता है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो सामने नहीं व्यक्ति के चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है। यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है, यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया। ठीक है, और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वो दो प्रकार से संचालित हो रही है, वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है, तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसी से मिल रहा है ना, आपको हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था, तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था। आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था। तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है, तो इससे बच्चों को जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया है। पूरे देश में जैसे सर्वप्रथम तो किया गया, लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उद्देश्य है पूरा होने लगा, तो इसको फिर पूरे देश में ना, भारत के पूरे जितने राज्य हैं सभी में लागू किया गया। वो कब से किया गया बताना है आपको, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कब से कर दिया गया, तो वह ईस्वी सन जो है आपका 2001 ईस्वी में
पूरे सन में। और ये भी आपको देखिएगा तो जेटेट में 2013 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्लास 7 का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार टचिंग हो रहा है, तो आप सभी को यहाँ का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ नोट्स जितना है सब आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, वो भी वो चीप रेट पर, जो आपको प्रथम बार वीडियो में बता दिया गया। आप वहाँ से जा करके फ़ोन नंबर ले करके आप जरूर तुरंत भर में फ़ोन करके नोट्स सारा ले लेंगे। और सभी देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं। तो देखिए 1964 में विश्व शांति के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वो थे अमेरिकन गांधी, और उनका नाम है आपको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को ही सम्मानित किया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1945 ईस्वी? नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब बनाया गया, ठीक है। तो नागरिक अधिकार अधिनियम कानून जो है वो आपका 1964 ईस्वी में बना। किसमें बना? आपको 1964 ईस्वी में। जो नागरिक अधिकार, प्रत्येक नागरिकों का अपना एक अधिकार दिया गया और उसको कहते हैं नागरिक अधिकार अधिनियम, वो कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? समानता के सिद्धांत पर, असमानता के सिद्धांत पर, कोई नहीं, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो सभी वयस्क जो है यहाँ पर मताधिकार का विचार करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो सिद्धांत जो है आपको यहाँ पर लागू किया गया है। उसका यहाँ पर मकसद है समानता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पर लागू है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज 1 का सारा चीज हमने दे दिया है। कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? पूछा जा रहा है कि भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या कोई नहीं? तो यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो यह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आएगा, और 6 to 8 की तैयारी करें तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये क्लास 7 एक्सरसाइज 2 है राजनीति शास्त्र का। जैसा जैक ने कहा है कि पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न ही आएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ केवल आपके लिए पाठ्यक्रम पर आधारित एक्सरसाइज वाइज यहाँ पर आपके सारे नोट्स और पीडीएफ दे रहे हैं। तो अभी कभी जुड़ जाइए और सारे नोट्स और पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए। 101% यहीं से सारे प्रश्न छप रहे हैं, जैक मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? अब हम आपको बता दें, यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, लेकिन यहाँ पर अब झारखंड में इसलिए उसको लिखा जाता है जेसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी ही इसको माना जाता है। अब देखिएगा तो कितने वर्ष के नागरिक हो, तो ये यूपी टेट में अब तक 10 बार आया है दोस्तों, और बिहार टेट में 5 बार आया है, और यहाँ पर आपको बता दें तो झारखंड टेट में भी 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए किसमें था, कहां से है? आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो अबर भी प्रश्न कहां से आ रहे हैं? जैक ले रहा है तो टेक्स्ट बुक से आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। जो भूल रहे हैं उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकसान न सहे, जुड़ करके जरूर तैयारी कर ले। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रारंभ में जो था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष के लोग ही वोट में भाग ले सकते थे या चुनाव दे सकते थे, ठीक है, चुनाव कर सकते थे, लेकिन उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वो किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 17वें संविधान संशोधन, जो ऑप्शन दिया हुआ है 17वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 28वें संविधान संशोधन या 19वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें जो किया गया है वो है आपका, देखिए 61वां संविधान संशोधन में यहाँ पर मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन। और यह प्रश्न आपको कह रहे हैं कि ये गुजरात आकलन में तो
10 बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब घटाया गया, 10 बार पूछा गया है। और यूपी में जो यहाँ पर सहायक शिक्षकों को भर्ती होती है उसमें यहाँ पर 20 बार पूछा गया है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया, इसीलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न छप रहे हैं। तो आप सभी टेक्स्ट बुक पर प्रश्न को देखिएगा, यहीं से छप रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? अब बताना है यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन जो हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 1987 में, 1985 में, 1986 में, कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपका देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था आपका 1988 में। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और इसी 1988 से जो 21 वर्ष के मतदाता थे वो अब 18 वर्ष में ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। इस समय संशोधन कर दिया था, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला है ईवीएम का पूर्ण रूप है। ईवीएम का पूर्ण रूप है आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये अभी झारखंड में जो एग्जाम हो रहा है ना उसमें सभी में मिला करके आप देखिए तो 3 बार आ गया है। और आप अगर यहाँ पर बात करेंगे यूपी की तो यूपी में 5 बार आया है। और यहाँ पर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो सहायक अध्यापकों का मेरिट बनता है उसमें 2 बार आ गया है, ठीक है। तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वोटिंग मैकेनिकल। कौन सा चीज इसका सही है? ईवीएम का पूर्ण रूप। तो देखिए आप सभी इसको पर्यावरण अध्ययन में भी पूछा जा रहा है और इसको आपको राजनीति शास्त्र में भी पूछा जा रहा है, समझ गए। तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईवीएम का पूर्ण रूप यहाँ पर है, आप सभी को बताना है कि क्या होगा। यदि आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का पूर्ण नाम, ठीक है।